वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है अबान और आप लोगों को पता ही है कि मैं IGCSE बोर्ड की फिज़िक्स और केमिस्ट्री को कवर कर रहा हूँ, जिसमें आज मैं केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में डाल चुका हूँ। यूनिट नंबर 2 आज जो है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस यूनिट का नाम जो हो सकता है वो आपकी बुक में अलग हो, मैं जिससे रेफ़र कर रहा हूँ उसमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है। बाकी कंटेंट सेम होने वाला है, तो डोंट वरी, आप वही पढ़ोगे जो आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है? तो मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ, समझे? तो शुरू करें अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्या है? नाम से पहले समझ में आ रहा होगा कि दो सब्सटेंस को सेपरेट करना, अलग अलग करना। अलग अलग करने से पहले ये जानते हैं कि ये एक होते कैसे हैं। देखो, शादी होती है तभी तो बाद में डिवोर्स होता है ना। दो बेचारे जिनकी शादी नहीं हुई उनके बीच में डिवोर्स कैसे होता है? उसको तो ब्रेकअप बोलते हैं, बट वो ब्रेकअप कोई लीगल टर्म नहीं है। लीगल टर्म क्या होती है? डाइवोर्स, ठीक है? तो सब्सटेंस को सेपरेट कैसे करते हैं, पहले उससे पहले हमें जानना है इनको ऐड कैसे करते हैं। देखो, दो सब्सटेंस को कभी भी आप जब ऐड ऑन करते हो ना, मिलाते हो एक दूसरे में, तो दो तरह के मिक्सचर्स बनते हैं, दो तरह का एडिशन होता है। एक जिसमें हमें मिलता है मिक्सचर, एक जब हमें मिलता है मिक्सचर, और एक होता है सॉल्यूशन। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मिक्सचर और सॉल्यूशन दोनों सेम ही तो चीज़ें हैं ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? बोथ आर द सेम, बट द डिफरेंस इज ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिफर कर जाती है। एक जो है ना मिक्सचर, वो कहता है कि जब आप दो कंपाउंड को मिक्स कर रहे हो, दो कंपाउंड को मिक्स कर रहे हो ना, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में? तो हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं होती। केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती मतलब कि मिक्स तो करा लेकिन वो केमिकली बाइंड ही नहीं हुए। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल, ऐड chalk in the water। चौक को डाल दो, ये मिट्टी होती है उसको डालो, क्या होता है? पानी में अगर आप चौक डालोगे क्या वो घुलती है? नहीं घुलती, उसमें वो सेटल डाउन कर जाती है। समझ में आ रहा है? अगर ये चौक है ना, इसका पाउडर बना के पानी में डालो तो मिक्स नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगी। अलग अलग कर सकते हो आप। मिक्सचर वो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जिसको आप अलग अलग कर सकते हो बाय अ सिंपल प्रोसेस नोन एज फिल्ट्रेशन। मिक्सचर में क्या कर सकते हो आप? लिख लो, इसको नोट बना लो कि मिक्सचर ऑफ टू सेपरेट एलिमेंट, ये टू सेपरेट मत लिखो, टू एलिमेंट्स लिख लो खाली। टू एलिमेंट्स कैन बी separated by filtration। यानी कि अगर आप उसको नॉर्मली फिल्टर कर दो तो क्या होगा? वो मिक्सचर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे अगर आप चौक, एक पानी में जिसमें चौक मिक्स हुई हो, है ना, जिसमें चौक का पाउडर हो, उसमें आप फिल्टर पेपर लगाओ तो पानी जो है वो प्योर वाटर नीचे आ जाएगा और चौक के पार्टिकल्स उस फिल्टर पेपर के अराउंड रह जाएंगे। तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन जिसमें फिल्टर पेपर से हम सेपरेट कर सकते हैं दोनों कंपाउंड्स को, उसको बोलते हैं मिक्सचर। बात समझ में आई? बेसिक डिफरेंस समझे? अभी मिक्सचर। अभी सॉल्यूशन कौन सा होता है? सॉल्यूशन इसका अपोजिट हो जाता है। में होता है कि जब दो कंपाउंड को ऐड ऑन करते हो ना, तो उनकी केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, केमिकल बाइंडिंग हो जाती है। जैसे वाटर को अगर आप शुगर में मिक्स करोगे तो शुगर मिक्स हो जाएगी किस में? वाटर में, और ऐसी मिक्स हो जाएगी कि फिल्टर नहीं कर सकते। देखो, चाय में जब आप चीनी डालते हो तो आप छन्नी से चाय को जब छानते हो तो चीनी नहीं निकलती ना, सिर्फ क्या रह जाती है? चाय पत्ती। समझ लो मिक्सचर क्या है? चाय पत्ती और दूध का कॉम्बिनेशन। सॉल्यूशन क्या है? चीनी और दूध का कॉम्बिनेशन। ये फिल्टर आउट नहीं होगा। लिख लो नोट, सॉल्यूशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच केमिकल बाइंडिंग या बॉन्डिंग, कुछ भी लिख सकते हो, बाइंडिंग हैपेंस between
2 एलिमेंट्स या कंपाउंड कर दो, है ना, बात एक ही है, एक तो नहीं है बट कोई कंपाउंड कर दो, है ना। तो सॉल्यूशन समझे, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल वाटर प्लस शुगर कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। इसको नोट करो, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन, और मिक्सचर में क्या होता है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। समझ में आया बेसिक डिफरेंस इनमें। चलो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बनता कैसे है, देखो तो सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्यूशन एक्चुअली में दो तरह की चीज़ों से बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। लिख लो, सॉल्यूशन बनता है दो चीज़ों से, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, जिसको मिला के बनता है एक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसको समझो। देखो सॉल्यूट होता है वो सब्सटेंस, एक सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस होते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूट उनमें से एक सब्सटेंस वो है जो कि माइनॉरिटी होगा। अब ये माइनॉरिटी क्या है, मतलब उसकी क्वांटिटी कम होगी। लिख लो, लेस इन क्वांटिटी। ठीक है, और सॉल्वेंट वहीं पे दूसरी तरफ क्या होगा, मेजॉरिटी में। यानी कि इसकी जो क्वांटिटी होगी, मोर इन क्वांटिटी। अब वो कुछ भी हो सकता है आपके सॉल्यूशन में। जैसे अगर आप किसका बेसिक से सॉल्यूशन का एग्जांपल दूंगा मैं, शुगर प्लस वाटर। तो शुगर अक्सर वाटर की क्वांटिटी में कम होती है, वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, तो शुगर यहाँ बन जाती है सॉल्यूट और वाटर बन जाता है सॉल्वेंट। और एक अच्छी बात बताऊँ, वाटर को कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि जितने भी सॉल्यूशंस बनते हैं ना, सब ज़्यादातर वाटर के अंदर ही बनते हैं, पेंट। लेकिन हर एलिमेंट की ना अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी होती है, यानी कि वो हर एलिमेंट कितना डिज़ोल्व होगा, कितना उस लिक्विड में वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा, उसकी अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी रहती है। एक टेबल यहाँ दिख रही होगी, उस टेबल में मैंने दिखा दिया, शो कर दिया आपको, आपकी बुक में भी होगी आई थिंक, कि कैसे 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना वो पार्टिकल डिज़ोल्व होता है। ठीक है, उसमें लिखा होगा 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना मास उस पार्टिकल का, उस एलिमेंट का डिज़ोल्व हो रहा है। ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे कम जो डिज़ोल्व हो रहा होगा, तो उस टेबल में अगर आप देखोगे तो सबसे कम जो डिज़ोल्व हो रहा है वाटर के अंदर बॉटम 2 में, वो कौन सा है, इधर कर दो, इधर ही कर दो, सिल्वर क्लोराइड और एक और है, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम। तो सिल्वर क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट आपका मिनिमम मतलब 0 के बराबर डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, यानी कि इनसॉल्युबल है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका आई थिंक वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, चौक बोलते हैं। हाँ, तो चौक आपका पानी में घुलता ही नहीं है ना, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, इनसॉल्युबल, यानी कि जो लीस्ट सॉल्युबल है वाटर के अंदर, घुलेंगे ही नहीं, है ना। तो ये दो एग्जाम्पल थे इनसॉल्युबल के। और एक और आता है स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी कि मामूली सा डिसॉल्व होगा। स्पेरिंगली की स्पेलिंग है ना, स्पेरिंगली डिसॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल में आपका आ जाता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास लाइम वाटर का। लाइम वाटर क्या होता है, उसमें पड़ा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, फार्मूला, केमिकल फार्मूला है इसका। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बहुत मामूली सा डिजॉल्व होता है उसके अंदर, उसी को ही लाइम वाटर कहते हैं। चूना बोलते हैं ना, चूना लगा दिया, वही बस।
इसका यूज़ अक्सर लोग घर में पेंट करने के लिए भी करते हैं, तो वही वाला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन समझ में आया, इतना सारे टॉपिक समझ में आया, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि जब एक सॉल्यूशन हद से ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, उसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो जाए, वाटर के अंदर चीनी बहुत ज़्यादा मिला तो क्या हो जाएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी कि वो और ज़्यादा चीनी नहीं डिज़ोल्व कर पाएगा। इसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट, लिख लो। सेचुरेशन, सेचुरेशन क्या होता है, अ पॉइंट वेयर solvent cannot dissolve more solute at room temperature। रूम टेम्परेचर क्यों लिखा मैंने, अभी बताता हूँ। तो सेचुरेशन में क्या बता रहा था कि एक ऐसा पॉइंट जब ज़्यादा सॉल्यूशन और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाएगा, यानी कि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिल पाएगा, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं सेचुरेशन। लेकिन अगर हमें और भी सॉल्यूट ऐड करना है अपने सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन को और कॉन्सेंट्रेटेड करना है, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि वो ऐसा पॉसिबल हो जाए। देखो, अगर आपको कभी भी और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड करना है जबकि वो अपने सैचुरेशन पे पहुंच जाए, तो दो तरीके हैं उसको। पहला है स्टिरिंग। स्टिरिंग मतलब चम्मच डाल के घुमाना, ऐसे ही तो करते हैं ना, नींबू पानी बनता है तो उसमें चम्मच गोल 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 घुमाते हैं ताकि जल्दी से चीनी डिज़ोल्व हो जाए। सबसे पहला है स्टिरिंग द सॉल्यूशन, और सेकंड हो गया आपका, उसको क्या कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, हीटिंग द सॉल्यूशन। इन दोनों से क्या होगा, द सॉल्यूशन विल अगेन स्टार्ट टू डिज़ोल्व सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है, जो चीनी है या जो कुछ भी आपका सब्सटेंस है, वो पानी में दोबारा से डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। कब, जब आप हीटिंग करोगे या स्टिरिंग करोगे। होगा क्या, देखो अब मैंने लास्ट अपने टॉपिक में बताया था कि पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, है ना। पार्टिकल्स वाइब्रेट जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो ब्रेक डाउन होंगे और फैलना शुरू करेंगे। तो हमें अगर हीटिंग करते हैं, किसी पार्टिकल को हीट करते हैं, तो वो भी एक्साइटेड होता है, वो ज़्यादा वाइब्रेशन शो करता है। ज़्यादा वाइब्रेशन शो करने से क्या होगा, वो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएगा। तो चीनी का जो एक छोटा सा क्रिस्टल है ना, वो टूट के बिखर के ऐसे हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा जल्दी रेट पे। और कम भी जगह होगी ना तब भी वो एडजस्ट कर लेगा, समझे। मजबूरी में तो इंसान कुछ भी करता है। तो जब किसी को आप ऐसे टॉर्चर करोगे ना, खुद सोचो कि अगर आपने गरम गरम किसी के हाथ पे ना प्रेस लगा दी, प्रेस होती है ना, गरम गरम लगा दी, उसको बोला कि बता भाई जो भी तूने करा है कांड, काले कांड, उनको बता क्या करा है, तो वो बेचारा बोल देगा, क्योंकि उसको अपनी जान छुड़ानी। जो नहीं भी करा ना वो भी बोल देगा, ठीक है। तो ये बेचारे इसके साथ है कि चीनी को आप टॉर्चर कर रहे हो, गरम नीचे से आग लगा दी कि अब तुझे और घुलना पड़ेगा, बेचारी कह ठीक है भाई लेकिन तू हटा इसको। तो दैट इज़ द डिफरेंस, सॉरी दैट इज़ हाउ यू कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट बाय डूइंग दीज टू प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपना, देखो अभी मैं एक चीज़ बतानी भूल गया था कि कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर के अंदर बनता है उसको बोलते हैं एक्वस। एक्वस, एक्वस की स्पेलिंग कहेगी AQUOE, अरे नहीं, एक्वस यार, एक्वस की स्पेलिंग देख लेना, AQOES शायद यही होती है, सॉरी हाँ गलत हो गई। तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर होता है, वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस का मतलब वाटर होता है, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक काली टर्म है जो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो कभी भी एक्वस सॉल्यूशन मिले समझ लो वाटर के सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें वाटर पड़ा है, समझे। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आ जाती है वो होती है वॉलेटाइल। अब ये वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, तो वो सुना तो होगा तुमने क्लास 8 7th में, है ना। कि वॉलेटाइल का मतलब होता है जो जल्दी इवेपोरेट हो जाए। The element that evaporates quickly when exposed to air is called volatile matter। volatile का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बहुत जल्दी भाप बन जाए, जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाए,
उसको बोलते हैं वॉलेटाइल मैटर। देखो वॉलेटिलिटी का मतलब सब कोई ना कोई मैटर कभी ना कभी तो एवेपोरेट होगा, है ना, बट डिफर कर जाता है टेम्परेचर। जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी डाल दो ज़मीन पे एकदम से एवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए बोलते कभी भी पेट्रोल से आग नहीं जलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी कभी भी आप पेट्रोल से आग जलाते हो ना, तो पेट्रोल को जैसे ही आपने लकड़ी पे डाला तो वो क्या होगा, एकदम से एवेपोरेट होकर हवा में चारों तरफ पेट्रोल फैल जाता है, और फिर आप लगाते हो छोटी सी तीली हो, वो पूरे उसमें एरिया में आग हो जाता है। तो इसलिए पेट्रोल को अवॉइड करना चाहिए, समझे। सैनिटाइजर्स होते हैं, और आपका अल्कोहल जिसमें होता है, अल्कोहल भी बहुत वॉलेटाइल होता है। क्यों? देखो कभी आपने ऐसे महसूस करा होगा कि आपने अल्कोहल हाथ पे डाला, सैनिटाइजर हाथ पे डाला तो ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो वेपराइज हो जाता है एकदम, और वेपराइज होने के लिए हीट चाहिए होती है, और अल्कोहल को बहुत छोटी हीट भी क्या करती है, ऐसा लगता है कि बहुत है भाई मेरे लिए ओढ़ने के लिए, तो वो परलोक सुधार जाता है, समझे। चलो तो इतना ये टर्मिनोलॉजी समझे, एक्वस क्या है, वॉलेटाइल क्या है। नेक्स्ट आ जाए, चलो ओके तो अब आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है प्योर एंड इम्प्योर। तो प्योर एंड इम्प्योर तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसके आगे जो प्रोसेस करते हैं इम्प्योर से प्योर करने का, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्योर और इम्प्योर को मैं लिखवाऊंगा दोनों, क्योंकि आपको पता है, देखो प्योर सब्सटेंस वो होता है जो 100% इटसेल्फ होता है, मतलब में उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती है। जैसे वाटर है ना, अब वाटर के अंदर अगर एक भी कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, तो वो कहलाएगा 100% प्योर वाटर। बट ऐसा बहुत रेयर, मतलब होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो इम्प्योरिटी रहती है। डिस्टिल्ड वाटर को कहते हैं बहुत क्लोजेस्ट टू प्योरिटी है, समझे। और इम्प्योर कौन सा रहता है, जिसमें थोड़ी सी बहुत भी इम्प्योरिटी रहती है। अब हो सकता है कुछ इम्प्योरिटी हार्मफुल हो, कुछ ना हो, वो डिफर करता है, ठीक है। अभी वो हम उधर नहीं जाएंगे, बट इम्प्योरिटी अगर है तो उसको कैसे प्योर करते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। हाँ एक चीज़ और मैं बतानी भूल गया कि अगर इम्प्योरिटी है उसको चेक करने का तरीका क्या है। देखो इम्प्योरिटी को चेक करने का तरीका होता है, आप दो चीज़ें कर लो, एक उसका बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट, वो चेक कर लो खाली। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इफ बॉइलिंग पॉइंट इज हाई दैट मीन्स इम्प्योर है। अभी बताऊंगा रीज़न क्यों अगर ऐसा होता है कि अगर बॉइलिंग कोई बॉडी कोई सब्सटेंस इम्प्योर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, अभी बताता हूँ। और मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या होता है कि अगर इम्प्योरिटी है तो उसमें उल्टा हो जाता है, इसका जो है ना क्या हो जाता है, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर वो कम हो जाता है, रिड्यूसेस इफ इम्प्योर। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है किसी बॉडी का अगर इम्प्योरिटी होती है, और मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है अगर किसी का किसी में इम्प्योरिटी है। सो अगर आपको इम्प्योरिटी चेक करनी है किसी कंपाउंड की, वो इम्प्योर है नहीं है, तो दो काम कर लो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो उसका मतलब वो इम्प्योर हो गया, ठीक है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ उसका तो उसका मतलब भी है कि वो इम्प्योर हुआ। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इम्प्योर मटेरियल का, और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि बॉयल होने में टाइम लेगा वो, और मेल्ट होने में थोड़े टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है चेक करने का इम्प्योरिटी, ठीक है। अब इम्प्योरिटी को कैसे निकालते हैं, कैसे फिल्टर आउट करते हैं, वो समझते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर कैसे बनाएंगे, समझे। तो अपना टॉपिक है नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ को कैसे सेपरेट करते हैं। देखो इसके कई सारे प्रोसेस हैं, बट हर प्रोसेस का अपना अपना फ़ायदा रहता है, अपना अपना नुकसान रहता है। हर प्रोसेस का अलग अलग फ़ायदा है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। जैसे अगर सॉलिड सब्सटेंस को अलग करना है लिक्विड में से तो अलग प्रोसेस करो, लिक्विड को अलग करना है लिक्विड में से तो अलग करो, लिक्विड को सॉलिड में से अलग करना है तो उसके लिए अलग होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहला जो अपना प्रोसेस आ जाता है सेपरेशन का, वो उसका नाम होता है फिल्ट्रेशन। अभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, देखो बहुत सिंपल, ये तो बचपन से पढ़ते हो तुम लोग कि कुछ नहीं होता, एक फ्लास्क होता है, उसमें अगर आप फिल्टर पेपर लगा दो, ठीक है, तो वो फिल्टर पेपर क्या करता है, सारी इम्प्योरिटीज़ को पकड़ लेता है और जो क्लीन वाटर है उसको नीचे की तरफ डिस्टिल डाउन कर देता है, ठीक है। लिख लो इसमें
ओके, लेकिन देखो थ्योरी नहीं लिखवा रहा, थ्योरी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, खाली इसका ना प्रोसेस समझ लो कि क्या होता है। डायग्राम कैसे बनेगा, मान लो एक फ्लास्क है अपने पास, ठीक है, इसमें क्या करा हमने, एक फ़िल्टर पेपर लगा दिया, फ़िल्टर पेपर तो पता ही है ना। इसमें क्या करा, यहाँ से हमने लिक्विड डालना स्टार्ट करा, इम्प्योर लिक्विड, ठीक है। तो इम्प्योर लिक्विड क्या होगा, यहाँ पे जो है ना इस तरफ इम्प्योरिटीज़ ट्रैप हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ ट्रैप हो जाएंगी, और क्लीन वाटर जो है ना इस तरफ से हमें मिल जाएगा, और यहाँ हमारा क्लीन वाटर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो, ये अपना फ़िल्टर पेपर हो गया, ये अपना इम्प्योर वाटर H2O मतलब वाटर, ठीक है, और ये अपनी इम्प्योरिटीज़ है ना। तो इम्प्योरिटीज़ को कैसे फ़िल्टर आउट कर रहा है, यहाँ पे फ्लास्क लगा होगा, फ्लास्क से क्या हो जाएगा, और फ़िल्टर पेपर लगा होगा, फ़िल्टर पेपर से क्या होगा, सर इम्प्योरिटीज़, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ थोड़ी थिक होंगी तो वो क्या हो जाएगा, वहीं ट्रैप हो जाएंगी, पानी नीचे आ जाएगा। बस इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत सिंपल से इसका एग्जाम्पल है चॉक फ्रॉम वाटर, पानी में से चॉक को निकालना है ना, चॉक का अगर चॉक मिला है पानी में है ना, ये डस्ट पार्टिकल है पानी में, तो फिल्टर पेपर निकाल के सॉल्व इसको क्लीन बना सकते हो, समझे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है सेपरेट करने का इम्प्योरिटीज़, उसका नाम है इवैपोरेशन। देखो स्पेलिंग गलत हो जाए कहीं तो माफ़ कर देना, देखो इसमें भी गलत है, इवैपोरेशन की स्पेलिंग गलत ही लिखी है मैंने, ये वेपरेशन। कैसा होगा अगर मैं स्पेल बी में जाऊँ, क्या मैं जीत पाऊँगा वहाँ, और मुझे देखते ही धक्का मार दिया जाएगा, पता ना क्या होगा मेरे साथ, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है, सबको पता है, पानी जब उड़ के परलोक सिधार जाता है, परलोक नहीं मतलब वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है ना, तो इवेपोरेशन का यहाँ कैसे काम आएगा, इधर हाउ कैन वी यूज इवेपोरेशन टू क्लीन द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द प्योर वाटर। सी, आप जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि मुंबई, चेन्नई और कहाँ समंदर है, गोवा, उन्होंने देखा होगा कि ना उनके आसपास जब वो समंदर के आसपास ट्रैवल करते हैं ना, तो कहीं ना सॉल्ट वाइट कलर की लेयर मिलती होगी। वो लेयर क्या होती है, सॉल्ट की लेयर होती है, वो सॉल्ट निकालते हैं। अब वो सॉल्ट निकालते कैसे हैं, होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये एक हमारा बीकर था, मेरा बीकर, ठीक है, इस बीकर में नमक है, ये तो पानी है, ठीक है, और इस बीकर में नमक भी मिक्स हुआ है, नमक पता है ना, सॉल्ट, सर इतना तो पता ही होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो वाइट कलर का मान लो इसमें सॉल्ट है, अभी वो मिक्स हुआ है, तो क्या तरीका है, अच्छा बच्चे बोल रहे हैं फ़िल्टर पेपर लगा के कर लो, हाँ फ़िल्टर पेपर लगा के हो जाएगा, करते रहो, ज़िंदगी निकल जाएगी इसी गम में तुम्हारी, बट नमक नहीं निकलेगा, ठीक है। तो नमक निकालने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, देखो नमक तो वेपर नहीं बनेगा, सॉल्ट तो वेपर बनने ज़रा, पानी वेपर बन सकता है, तो सॉल्ट रह जाएगा, पानी यहीं इस बीकर में, पानी ऊपर पहुँच जाएगा, पानी जाए हवा में, हमको क्या लेना देना, हमने तो नमक मिल गया है ना। तो बस यही करना है आपको, क्या करना है, यहाँ से हीट लगा देनी है, जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, अच्छे वेपर्स हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से क्लीन होके बच जाएगा हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट, ठीक है। तो ये रह गया हमारे पास सॉल्ट, और पानी कहाँ गया, हवा में। तो दैट इज़ हाउ एवापोरेशन हेल्प्स टू क्लीन इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द प्योर वाटर। बट ये भी लिमिटेड जगह पे ही यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कहीं भी एवापोरेशन करके फ़िल्टर आउट करने लगे। हर प्रोसेस का हर अपने प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से सब्सटेंस को किस में से निकाल रहे हो आप, है ना। तो उसका एग्जाम्पल भी लिख लो साथ में, एग्जाम्पल वाटर नहीं, वाटर को थोड़ा निकाल लें लो, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्ट मिलता है, समझे। चलो बंद।
नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है टू सेपरेट इंप्योरिटीज फ्रॉम अ सब्सटेंस, उसका नाम है सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन। अब सिंपल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो कुछ लगभग इवापोरेशन जैसा है। इवापोरेशन में क्या होता था, हम जिस सब्सटेंस को प्योर करना है, जिस सब्सटेंस को निकालना है, उसको हम अपने बीकर में रहने देते थे और जिसमें वो है, जो उसका सॉल्वेंट है, उसको वेपराइज कर देते थे। इधर हम क्या करेंगे, इधर हमको फॉर एग्जांपल मान लो पानी में से, नमक में से पानी को निकालना है ना, साफ पानी चाहिए, प्योर वाटर चाहिए जो ड्रिंकेबल हो। जैसे अपने मिडिल ईस्ट में होता है ना, हमको क्या वहाँ क्लीन वाटर नहीं है, तो क्या करते हैं, समुद्र के पानी को वेपराइज करते हैं, वेपराइज करने के बाद उसको कंडेंस करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो नमक है उसमें रह जाता है फ्लास्क में, और जो क्लीन वाटर है, प्योर वाटर है, वो वेपराइज होकर कंडेंस होकर दूसरे बीकर में या दूसरे टैंक में मिलता है। ठीक है, इसका प्रोसेस समझिए कैसे होता है। एक फ्लास्क होगा, ठीक, ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। एक ऐसे फ्लास्क होगा, उस फ्लास्क से एक ऐसा पाइप जा रहा होगा छुटका सा, ठीक है, और वो पाइप जा रहा होगा एक दूसरे बीकर के अंदर जो कि कलेक्टर है। ठीक, इस पाइप के चारों तरफ एक कंडेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, ठीक है, कंडेंसर क्या करता है कि जो आपकी वेपराइज बनेगा, जो वेपर्स आपके बनेंगे, उसको ठंडा कर देता है ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा आराम से, पहले फ़िलहाल इतना समझो। ठीक है, तो ये आपका फ्लास्क है, इसके अंदर आपका वो सॉल्यूशन होगा और इसको हम ऊपर से फिक्स कर देंगे थ्रू आ कैप, सो दैट जो हमारा वेपर्स है वो एस्केप ना करें। इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ ना, क्योंकि ये इधर जा रहा है ना। ठीक है, आई थिंक दिख रहा है सबको, क्लियर लग रहा है डायग्राम। ठीक है, तो अब इसको एक एक आराम से समझो। क्या होगा, इस फ्लास्क के अंदर होगा सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, जो भी आपको फॉर एग्जांपल मान लो वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन है यहाँ पे, है ना, वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन है। ये है हमारा कैप टू प्रिवेंट वेपर्स फ्रॉम एस्केपिंग। ठीक है, वेपर्स एस्केप ना हो, बाहर ना चले जाए, इसलिए हम कैप लगाएंगे। ठीक, यहाँ सॉल्यूशन है ना, किसका, फॉर एग्जांपल मान लो वाटर प्लस सॉल्ट का। ठीक, उसके बाद नीचे से क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको हीट कर रहे हैं, नीचे से हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब ये हीट होगा ना, जब ये हीट होना स्टार्ट होगा तो वेपर्स निकलेंगे ना, वेपर्स बनेंगे पानी का। देखो ये सॉल्ट और वाटर है इसके अंदर ना, वाटर और सॉल्ट है। अभी आपको पता है वाटर्स का वेपर बन जाएगा, सॉल्ट वेपराइज नहीं होंगे। तो क्या होगा, जो वाटर्स के सारे वेपर्स हैं, वाटर वेपर बनने के बाद थ्रू दिस रास्ता, ये जो अपना रास्ता है ना, थ्रू दिस पाइपलाइन, यहाँ से ट्रैवल होके इधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपना है, दिस इज कंडेंसर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कंडेंसर है। ये क्या करेगा, कूलिंग द वेपर्स। वेपर्स को कूल करने से क्या होगा, जो ये गैस थी, ये जो वेपर्स थे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे दोबारा वाटर में, और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद इधर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर कलेक्ट हो जाएगा पानी। तो यहाँ आपको मिल जाएगा फाइनली, क्या मिलेगा इधर, प्योर वाटर, और इधर क्या रह जाएगा रेसिड्यू में, सॉल्ट। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से हीट देंगे तो सॉल्यूशन हीट अप होगा, वाटर वेपर्स बनेंगे, इधर से जाएंगे वाटर वेपर्स, क्योंकि अभी तक वेपर्स की फॉर्म में, तो उनको ठंडा करके हम क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करेगा ये कंडेंसर जो ये लगा हुआ है ना, ये ठंडा कर देगा और वेपर्स यहाँ से इस रास्ते से इधर आके कलेक्ट हो जाएंगे वाटर के फॉर्म में। ठीक है,
तो समझ में आया, ये है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। इसकी हेल्प से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक, इसी से ही मिलता जुलता होता है एक और, इसको समझे। अब इसी से मिलता जुलता एक और होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिख रहा है क्या? हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये वाला जो डिस्टिलेशन का सेटअप लगभग सेम है, सिर्फ एक चेंज आ जाता है। वो क्या आता है कि यहाँ पे ना हम ये जो अपना थोड़ा बहुत बड़ा बना दिया था यार, मैंने इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ये जो अपना ये है ना इनलेट, इसमें हम एक क्या करा देंगे, बीड्स को लगा देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, हमने क्या करा, बीड्स को लगा दिया। दिख रहा है ना ये डायग्राम क्लियर? बना देता हूँ अच्छे से। ठीक है, सेटअप बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या करा है, ये जो इनलेट है यहाँ पे बीड्स को लगा दिया और इधर से रास्ता इसका कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये जो बीड्स देख रहे हो ना, होगा क्या, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे अब एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है किसका, इसमें कर देता हूँ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर। अब देखो यहाँ कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं है, ये भी इथेनॉल है और वो वाटर है, दोनों लिक्विड है। अगर लिक्विड में से लिक्विड को निकालना हो तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अब मुझे इथेनॉल निकालना है वाटर में से, तो इथेनॉल कैसे निकालूँ मैं भाई? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वेपराइज कर दूँ, इसको हीट कर दूँ, तो दोनों वेपर्स बन जाएंगे, फिर यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, बात तो वही रहेगी। तो क्या करूँगा मैं, मुझे पता है इथेनॉल, इधर नोट कर लो, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और वाटर का क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस यूज करूंगा। ठीक है, सो वी यूज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को यूज़ करेंगे इन दोनों को प्योरीफाई करने के लिए। कैसे करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये हमने इसको हीट करा, इसमें इथेनॉल और वाटर मिक्स था, हमने इसको हीट करा, तो क्या होगा, एक सब्सटेंस ऐसा है जो 78 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, एक सब्सटेंस ऐसा है जो 100 डिग्री सी पे बॉयल होगा। तो क्या होगा, जैसे ही फॉर एग्जांपल मान लो ब्लू कलर वाला इथेनॉल है हमारा, है ना, ब्लू कलर वाला इथेनॉल है और वाइट कलर वाला वाटर्स के वेपर हैं। ठीक है, तो आपको पता है वाटर की जो वेपर है वो एट एवरी टेम्परेचर वेपराइज होता है, वाटर एट एवरी टेम्परेचर वेपराइज होता है ना, बॉयल होता है 100 डिग्री सी पर, बट वेपराइज होता है, थोड़ा सा होगा बट होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो ब्लू कलर वाले वेपर्स हैं वो इथेनॉल के वेपर्स हैं, है ना, और वाइट वाले किसके हैं, वाइट वाले किसके हैं, वाटर के, है ना। तो जब वाटर के वेपर्स भी वेपराइज हो रहे हैं और इथेनॉल के भी हो रहे हैं, ज़्यादा इथेनॉल के हैं बट वाटर के भी हैं, तो यहाँ पे मुझे प्योर नहीं मिलेगा, प्योर इथेनॉल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ ना कुछ वाटर मिक्स होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ बीड्स का यूज़ कर लिया। किसका यूज़ करा, बीड्स का। बीड्स क्या करेंगे, बीड्स विल हेल्प टू अगेन condense and evaporate the vaporized solution of ethanol plus H2O वाटर। ठीक, यानी कि जैसे ही ये वेपर मेरे दोनों वाटर के और इथेनॉल के बीड्स के अंदर जाएंगे, तो बीड्स क्या करेगा
कि अपने अंदर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, दोनों वेपर्स की, ठीक है। बीड्स पहले ठंडा था, है ना, तो बीड्स ने क्या करा, बीड्स एब्जॉर्ब करेंगे हीट को, किसकी हीट को, वाटर वेपर के भी और इथेनॉल के भी। लिख लो, दे विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम वेपर्स, ठीक है। तो हीट का एब्जॉर्ब करा वेपर्स की, तो क्या होगा, वो जो वाटर और इथेनॉल के वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे दोबारा से, क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेपर्स ऑफ H2O एंड, यार इथेनॉल का फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, इथेनॉल विल अगेन कंडेंस, ठीक है। तो इथेनॉल और वाटर के वेपर दोबारा क्या हो जाएंगे, क्योंकि हीट लॉस करी तो कंडेंस हो जाएंगे। अब जब ये कंडेंस हुए तो वो यहीं कहीं मौजूद है दोनों, है ना, कंडेंस होने के बाद यहीं मौजूद है। अब तुमको पता है इथेनॉल और वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंट है, तो क्योंकि बीड्स ऑलरेडी गर्म है, तो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा टेम्परेचर जो भी उनका गर्म है वो इनफ रहेगा इथेनॉल को दोबारा वेपराइज करने के लिए। जो बीड्स वो ऑलरेडी गर्म हैं वो हेल्प करेंगे इथेनॉल को 78 डिग्री सी पे या उसके आसपास पे दोबारा बॉईल होकर वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन वाटर को चाहिए 100 डिग्री सी, तो वो इतनी हीट पे वेपराइज नहीं होगा और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वाटर विल फॉल बैक, इधर आ जाएगा, ठीक है, वाटर विल फॉल बैक एंड इथेनॉल वेपर्स विल कन्वर्ट फ्रॉम एयर इनटू अगेन लिक्विड, और वो यहाँ आके प्योर इथेनॉल कलेक्ट हो जाएगा। समझे कि क्या प्रोसेस था, लिख लो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। बीड्स क्या करेंगे, इथेनॉल के जो वेपर्स हैं उसको अगेन, बीड्स विल अगेन हीट दी इथेनॉल एंड convert them into vapors as they have very less boiling point, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मेरे वर्ड्स को सुन के लिख लेना, ठीक है। तो वो वेपर्स दोबारा उसके इथेनॉल जो है वो दोबारा वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और वाटर जो है क्योंकि उसको इतनी इनफ हीट नहीं मिल रही है तो वो नीचे गिर जाएगा, नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, और जो इथेनॉल है वो प्योर होके इधर से बीड्स से और फर्दर प्योरीफाई होके कंडेंस होके इधर कलेक्ट हो जाएगा। बीड्स क्या करते हैं, फर्दर प्योरीफाई करते हैं इथेनॉल और वाटर वेपर्स के सॉल्यूशन को, समझे। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आया समझ में, तो मुझे बताना, नहीं आया तो फिर भी कमेंट में बताना, समझे। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी अपने आप में एक पूरा ना चैप्टर दे रखा है, तो मैं इसको एक टॉपिक किससे नहीं बल्कि पूरा एक चैप्टर के हिसाब से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मतलब कलर, वो प्रैक्टिस, वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप कलर्स आइडेंटिफाई कर सको। कलर्स भी नहीं, आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सको, उनके कलर्स देख के और उनको सेपरेट कर सको। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक पेपर होगा, है ना, एक पेपर होगा, उस पेपर में क्या होगा, आप एक इंक की ना ड्रॉप डालोगे, ठीक है, और क्या करोगे, कुछ देर में ना उसमें थोड़ी देर में ना उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालोगे, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। एक इंक होगी, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालोगे, वाटर को भी शो कर देता हूँ मैं ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद उस पेपर पे ना एक डिज़ाइन सा बनेगा, वो डिज़ाइन कैसा होगा कि हर कलर ना सेपरेट हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंक में कितने कलर्स थे, हर कलर उस इंक में से सेपरेट होकर अलग अलग बिखर गया होगा। कैसे कि मान लो उस इंक में, इस वाली इंक में 3 कलर्स थे, तो पहला कलर कहीं यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है, और दूसरा कलर कहीं यहाँ पहुँच गया होगा, और तीसरा कलर कहीं यहाँ रह गया होगा। इस वाले से दिखाता हूँ, ठीक है।
ऐसा क्यों हुआ, ये क्या दिखा रहा है? देखो होता क्या है ना, जब आप उस इंक में, उस सॉल्यूशन में वाटर डाल रहे हो तो होता क्या है, जितना ज़्यादा सॉल्यूबल लिक्विड रहता है, जितना ज़्यादा सॉल्यूबल वो सॉल्यूशन रहता है, उतना ज़्यादा दूर रन करता है। यानी कि वाटर में जितना ज़्यादा सॉल्यूबल होगा ना, वाटर अपने साथ उसको ज़्यादा दूर तक ले जाएगा, और जितना कम सॉल्यूबल रहेगा वो पेपर से उतना ज़्यादा स्टिक कर जाएगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, जो ज़्यादा सॉल्यूबल है वाटर से वो दूर तक भाग गया, और जो कम है वो बीच में रह गया। लिख लो उसको। More soluble means far distance, या far distance मत लिखो, more soluble means more running and far distance, है ना। और less soluble का मतलब होता है वो स्लो होगा, इसको रनिंग की जगह ना फास्ट कर दो, वो स्लो होगा और लेस डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे इधर आप देखो तो इधर क्या है, ये जो ब्राउन कलर है ये मोर सॉल्यूबल है ना, और जो अपना पिंक कलर है इस लेस सॉल्यूबल है। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक इंक में कितने कलर्स हैं, ये एक एलिमेंट में, एक सॉल्यूशन में कितने एलिमेंट्स हैं, उनको अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हो और पता भी लगा सकते हो। जैसे इस इंक में कितने कलर्स थे, तीनों अलग अलग कलर सेपरेट हो गए आ गए, तो ऐसे कर सकते हो आप, है ना। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, वो एक्सपेरिमेंट क्या है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट क्या है कि मान लो एक सॉल्यूशन है x, ठीक है, फाइंड करो इफ A, B, C, D आर प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। तो एक x है, x मतलब कोई सॉल्यूशन होगा, उसमें बताओ कि ABCD भी क्या है, कोई एलिमेंट्स है, कोई सब्सटेंस है, बताओ ये प्रेजेंट है या नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो बहुत सिंपल है। एक पेपर लेना है, ठीक है, एक पेपर लेना है, उस पर मार्क कर देना है सारे, एक एक मार्क लगाना है पेंसिल से, और पेंसिल से एक एक सब्सटेंस की इंक ड्रॉप करनी है और उसको मार्क कर देना है, A, B, C, D और साथ ही में X भी, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इस पॉइंट तक क्या करो, सबमर्ज कर दो इन वाटर में सबमर्ज कर दो। यानी कि एक ऐसे बीकर लो, उसमें क्या होगा, पानी होगा, इतने पॉइंट तक सबमर्ज कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो सब्सटेंस है, देखो जैसे ये वाटर इसके ऊपर, पेपर के ऊपर की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, देखो इसको डायरेक्टली ड्रॉप नहीं करना, ध्यान ये रखना है कि जो इंक्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स हैं, इनको डायरेक्टली ड्रॉप नहीं करना वाटर के अंदर, वरना वो मिक्स हो जाएगा। इसका आपको क्या करना है, पेपर को ड्रॉप करना है, उसके जस्ट अबव द इंक रखनी है, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा और हर एक जो सॉल्यूशन है ना, उसके साथ वही प्रोसेस होगा जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो x है, जैसे इसकी तरफ वाटर कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर पहुंचेगा, तो ये इसका जो इंक है, इसके जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग होना शुरू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक सर्टेन हाइट, इधर कहीं वो कलर पहुंचा, इधर सर्टेन हाइट पे पहुंच गया, ठीक है। इसी तरह से और भी डिफरेंट ABCD के सारे जितने भी थे वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। D का कहीं इधर पहुंच गया होगा, C का इधर पहुंच गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो B का और A का जो है ना सेम हाइट पे गया, यानी कि B और C जो थे ना वो सेम हाइट पे थे एज X की, यानी X की भी हाइट सेम थी, A की भी हाइट सेम थी और B की भी हाइट सेम थी। जो ड्रॉपलेट यहाँ से पहुँचेगा सबकी हाइट सेम थी। इसका मतलब क्या है कि इफ़ हाइट ऑफ X, A, B आर सेम
देयरफॉर ए बी आर प्रेजेंट इन एक्स। तो इससे क्या पता चला कि ए और बी प्रेजेंट है एक्स में। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि जैसे ड्रग्स भी कभी कभी आइडेंटिफाई करने होते हैं ना, ड्रग्स पे ड्रॉपलेट डालते हैं, बहुत बार देखा होगा आपने शोज़ में कि ड्रॉप डालो तो पता चलता है कि यार ये है नहीं है, तो ड्रग्स का भी पता कर सकते हो आप कि ये प्रेजेंट है या नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसमें, समझे। तो ये प्रोसेस, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आए, इसके हेल्प से आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, जैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या ड्रग्स को, ठीक है, किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो आप सब्सटेंसेस को, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग कर सकते हो आप, है ना। बहुत सारे इसके यूजेस है, तो आप वो इसके हेल्प से आप क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई एलिमेंट कलर ही शो नहीं करता, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो डी है ना, अब डी मान लो वाइट इनविजिबल सा है, वाइट कलर का कहीं इधर है, तो क्या होता है जो एलिमेंट कलर शो नहीं करता वहाँ हम यूज़ करते हैं लोकेटिंग एजेंट्स। लोकेटिंग एजेंट्स क्या करता है, जब हम उस पर डालते हैं ना तो वो कलर शो करा देता है ना। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स a substance doesn't shows color, so we use locating agents। तो लोकेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जैसे आप पेपर पे डालोगे तो जहाँ भी कलर होगा वो हाईलाइट करके आपको बता देगा कि भाई यहाँ प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो लोकेटिंग एजेंट का काम ये होता है, समझे। तो लोकेटिंग एजेंट पता चला है ना, कलरलेस सब्सटेंस को कलर दे देता है, विजिबल कर देता है। और इसका एक एग्जांपल, बेसिक्स एग्जांपल होता है निन हाइड्रेट करके, शायद उसको निन हाइड्रेट कहते हैं ना, निन हाइड्रेट एक सब्सटेंस होता है जिसका कलर नहीं होता, तो उस पर आप डालो ना तो वो कलर शो कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आपके आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिटेंशन। रिटेंशन किस स्पेलिंग, रिटेंशन फैक्टर, RF वैल्यू। रिटेंशन फैक्टर क्या करता है, एक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है और हर वैल्यू क्या करती है, हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है, कभी कभी सेम भी होती है, बट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है। तो रिटेंशन फैक्टर बताता है कौन सा सब्सटेंस है। इसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट अपॉन तो सब्सटेंस अपॉन, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट ही होता है, वो रिटेंशन फैक्टर होता है। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी ना हमेशा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी। और इसकी यूनिट भी कोई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। दो सब्सटेंस के लिए सेम RF आ सकता है लेकिन, ठीक है। तो दो सब्सटेंस की RF वैल्यू सेम आ सकती है, बट हम फर्दर एक्सपेरिमेंट करके पता लगा लेते हैं। तो ये पूरा आपका यूनिट यहाँ खत्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में, और अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वन शॉट में आपका पूरा ये भी यूनिट कंप्लीट हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।